हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताई गई है और आपको जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है वो भी दिया जाएगा, तो पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्विकली रिविजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेसिबिलिटी थीम के साथ 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया। 54वें IFFI अवार्ड्स जो कि अभी चल रहे हैं गोवा में, यहाँ पर किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया, तो माधुरी दीक्षित को सम्मानित किया गया है। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई इसको, तो इसको दोस्तों मनोज सिन्हा जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में अभी हरी झंडी दिखाई गई है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 2024 में GDP ग्रोथ रेट भारत की कितनी होने वाली है, 6.3%। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ल्यूक फ्रीडेन, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मोहम्मद शमी अहमद के गांव में जो कि है अमरोहा में, वहां पर स्टेडियम बनवाने की घोषणा की है। इसके अलावा वीर दास को कॉमेडी के लिए इंटरनेशनल एमी पुरस्कार मिला हुआ है। अभी ई प्राइम लेयर का एक खोज हुआ है, पृथ्वी के इनर कोस्ट में ये परत पाई जाती है पृथ्वी के अंदर। और लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 F1 रेस जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। 2024 का JCB साहित्य पुरस्कार मिला है पेरुमल मुरुगन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये तो थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले आपको रिवीजन करना है क्विज और PDF से। क्विज आपको कहाँ मिलेगी, MJT ऐप पर। PDF भी आपको वहीं पर मिलेगी। ये डिटेल वाली PDF सिर्फ और सिर्फ MJT ऐप पर मिलती है, ठीक है ना। व्हाट्सएप चैनल पर आपको वन लाइनर दिया जाता है, यहाँ पर डिटेल PDF मिलती है। तो डिटेल PDF के लिए MJT ऐप जरूर डाउनलोड करें। शुरू करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो देखो, भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है विनय M टोन्स को। विनय M टोन्स ये होंगे नए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI हो, LIC हो या RBI हो। इन तीनों संगठनों के ना एक होते हैं चेयरमैन और चार होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। तो याद रखना, ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, यानी कि 3 और हैं। एक समय में इनके 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, चाहे RBI हो, चाहे LIC हो, चाहे SBI हो, ठीक है। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष अभी भी दिनेश खारा जी हैं। तो ये हैं विनय M टोन्स जो कि नए होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर। इनको 30 नवंबर 2025 तक के लिए नियुक्त किया गया है, यानी इनका कार्यकाल 2025 में समाप्त होगा। किसकी जगह पर आए हैं, ये स्वामीनाथन जानकी रमन जी की जगह पर आए हैं, जिनको अभी हाल ही में RBI में नियुक्त किया गया है। मतलब इनको प्रमोट करके RBI में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर देखो, भारतीय स्टेट बैंक के ये नियुक्त किए गए हैं। SBI के टोटल अब 4 MD वर्तमान समय में कौन है, तो उनमें है CS शेट्टी, आलोक कुमार चौधरी, अश्वनी कुमार तिवारी और विनय टोन्स जो कि अभी नियुक्त हुए हैं। क्लियर है जी। चलो SBI के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 1955 को यह स्थापित हुआ, लेकिन स्थापित होने से पहले ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक 1921 में स्थापित हुआ था और उसी का नाम बदलकर 1955 में SBI किया गया, कुछ और छोटे मोटे बैंक्स को मर्ज करके। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं दिनेश खारा जी। क्लियर। SBI जो है ये भारत सरकार की सबसे बड़ी बैंक है वर्तमान में। वैल्यूएशन के मुकाबले में HDFC बैंक सबसे बड़ी बैंक है। क्लियर। चलिए आगे कुछ और प्रमुख नियुक्तियां जो हुई हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जेवियर माइली ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। मीरा मुराती को OpenAI का नया अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। हीरालाल सामरिया ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। मनोरंजन मिश्रा को RBI का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ऐसे ही मुनीष कपूर को भी नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। जे राजेंद्र मेनन यानी कि जस्टिस राजेंद्र मेनन ये सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ये BRO के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक हैं। PTI के नए अध्यक्ष दोस्तों KN शांता कुमार को नियुक्त किया गया है और राहुल नवीन जो है ये ED के प्रमुख बने हैं। वहीं रजनीश कुमार को मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्लियर है। आगे IMDb की 2023 की सूची के अनुसार भारत में सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारों की सूची में टॉप पर कौन है। तो IMDb एक जानते हो रेटिंग एजेंसी है। आप कोई भी मूवी रिलीज होती है तो आप देखते हो कि IMDb पर इतनी रेटिंग दी गई है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर IMDb ने एक और लिस्ट अभी रिसेंटली जारी की है
जिसमें भारत में कौन कितना पॉपुलर एक्टर है वर्तमान में 2023 में कौन रहा है उसको बताया गया है। तो इसमें सबसे लोकप्रिय बताया गया है शाहरुख खान को। 2023 में सबसे लोकप्रिय रहे क्योंकि 3 मूवीज़ इनकी आ रही हैं, मतलब कि एक तो पठान थी, उसके बाद फिर जवान थी, और अभी एक और आ रही है, क्या नाम है उसका, अभी नाम नहीं आ रहा है। एक और मूवी आ ही रही है, शायद दिसंबर में ही उसकी वो मूवी रिलीज होगी। अब बड़ा अच्छा नाम है, अभी राजकुमार हिरानी उसके डायरेक्टर हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आएगा तो आप लोग कमेंट करके लिख दीजिएगा। दूसरे पर आलिया भट्ट हैं। आलिया भट्ट पिछले साल भी दूसरे पर थी, इस बार भी ये दूसरा स्थान अपना बरकरार रखी हुई हैं। आलिया भट्ट रानी और रॉकी की प्रेम कहानी से फेमस हुई थी। अभी हाल ही में इन्होंने हॉलीवुड में भी अपना डेब्यू किया है हार्ट ऑफ स्टोन से। दीपिका पादुकोण तीसरे स्थान पर हैं। क्लियर है। तो ये IMDb की रिपोर्ट है भारत में सबसे लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी की। आगे, हाल ही में बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो बंगाल का या कहीं पश्चिम बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बनाया गया है सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली दादा आप जानते ही हो, बंगाल टाइगर के नाम से भी नहीं जाना जाता था। सौरभ गांगुली ये भारतीय टीम के क्रिकेटर थे, फिर कप्तान बने, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ये BCCI के अध्यक्ष भी बने। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के ये भी अध्यक्ष थे, उसके बाद BCCI के भी अध्यक्ष बने। तो बंगाल के हैं भी। इनको अभी ममता बनर्जी जी जो कि वहाँ की CM हैं, उन्होंने बनाया है नया एम्बेसडर। ठीक है ना। किसी राज्य का एम्बेसडर बनने का क्या मतलब है? इसका अर्थ होता है, इसका मकसद ये होता है कि उस राज्य के कल्चर को या उस राज्य के टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो उस राज्य के कल्चर और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया है। सौरभ गांगुली ये पश्चिम बंगाल के अलावा त्रिपुरा के भी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अगर आपको याद हो तो पुराने पेज में मैंने आपको कई बार रिवीजन कराया हुआ था। जैसे और भी राज्यों की मैं ऐसे अगर बताऊं तो गोविंदा को मध्य प्रदेश का बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है संजय दत्त को, और असम ने बनाया है प्रियंका चोपड़ा को। गुजरात का बनाया गया है अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड ने अक्षय कुमार को बनाया था। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप याद रखना है इनका नाम, और ये इनका काम क्या होता है, उसके टूरिज्म को प्रमोट करना। ठीक है जी। चलो तो अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल में एक समिट हो रही थी। कौन सी समिट थी? ग्लोबल बिजनेस समिट। ठीक है, द बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट। ये भी समझ लो क्या होता है। समय समय पर राज्य सरकारें एक ऐसी समिट आयोजित करती हैं जो आप सुनते होंगे कि इन्वेस्टर समिट या समझ लो बिजनेस समिट के नाम से, अलग अलग नाम से। मकसद एक ही होता है कि उस राज्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। इसके लिए वो अपने यहाँ बताती हैं कि हमारे यहाँ कि कितना अनुकूल है वातावरण आपका बिजनेस करने के लिए। जैसे अभी बताएं तो यूपी सरकार जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी जो है वो पॉपुलर हुई थी, फेमस हुई थी रिसेंटली कुछ महीनों पहले जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। तो ठीक है, 33 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टर्स आए थे। ऐसे ही समय समय पर उत्तराखंड और भी जो राज्य हैं ये करते रहते हैं कि अपने यहाँ बिजनेस समिट कराएं, और जिससे जो इन्वेस्टर हैं वो वहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी ने क्या कहा है कि ये अगले 3 वर्षों में पश्चिम बंगाल में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और करेंगे। इनका वर्तमान में यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वर्तमान में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चल ही रहा है। 20,000 और ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन अपना अपना रुचि बताए हैं कि कौन कितना इन्वेस्ट करेगा आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में। क्यों, कब? क्योंकि ये समिट हुआ और इसमें इनको इन्वाइट किया गया था। ठीक है जी। चलो तो ये दोनों चीज़ें देखो। एक चीज़ और, करंट अफेयर ना आप रट्टा मार मत पढ़ो। करंट अफेयर को जितना ही थ्योरेटिकली आप समझ करके पढ़ोगे, न्यूज़ की तरह, एक समझ लो कि जो न्यूज़ आती है ना, समाचार आता है, उस समाचार की तरह अगर अपने दिमाग में डालोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अगर रट्टा मार पढ़ोगे तो ये इतिहास भूगोल नहीं है कि इसमें पूछा जाएगा कि तुम्हें किस सन में क्या मृत्यु हुई, तब आप भूल जाओगे। यहाँ पर आपको कहानी समझनी होगी कि क्या होता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है और इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें। क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में ये ऊपर की हेडलाइन नहीं पूछी जा रही, बीच की डिटेल्स पूछी जा रही। आपने अभी देखा यूपी में, यूपी का पेट एग्ज़ाम हुआ था, बहुत ही मतलब कि लो लेवल का एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसमें इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। कारण यही था कि आजकल जहाँ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और सबको पता है भाई, आयोग वालों को भी पता है, आजकल ऑनलाइन लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जा रहे हैं मुफ्त में, और पढ़ाई का दायरा बढ़ गया, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया है। जब कंपटीशन बढ़ गया तो उनको भी लेवल बढ़ाना होगा ना, तो इसीलिए आप हल्के में मत लो पेपर को। यहाँ पर कुछ और जो ब्रांड एम्बेसडर पिछले दिनों में नियुक्त किए गए थे उनकी लिस्ट है आपके सामने। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा और बंगाल का बनाया गया है, ये दोनों मैंने बताया ही। MS धोनी को SBI का, स्वराज ट्रैक्टर्स का, जियो मार्ट का और लेज का, इन सभी कंपनीज ने अपना अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया।
मोहम्मद समी अहमद प्यूमा इंडिया के बनाए गए हैं। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। लॉरियस का बनाया गया नीरज चोपड़ा को, हिसेंस का रविंद्र जडेजा को, सेफ संजीव कपूर को एक्स्ट्रा तेज LPG ब्रांड का बनाया गया। इन्फोसिस के बनाए गए राफेल नडाल और इगा स्वितेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इन्फोसिस जो है ये टेनिस खिलाड़ियों को लेकर के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित कर रहा है और उसी टूल को प्रमोट करने के लिए इन दोनों को ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। BPCL जो है इसने राहुल द्रविड़ को बनाया है। ICC विश्व कप के शाहरुख खान बनाए गए थे। ICC वाली वीडियो मैंने दी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को और ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है क्रिकेट विश्व कप का, ठीक है ना। चलिए आगे, किस कंपनी ने देश का पहला AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर क्लाउड लॉन्च किया है किसने? न्यू क्लाउड ने। न्यू क्लाउड ये भारतीय कंपनी है और इसने भारत की पहली, देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर क्लाउड सिस्टम शुरू की हुई है। क्लाउड इंटरनेट सर्विस आजकल तेजी से बढ़ता हुआ एक इंटरनेट सर्विस है, सिस्टम है। न्यू क्लाउड के द्वारा ये क्लाउड सर्विस यूज की गई, मतलब बनाया गया है, डेवलप किया गया है, भारत की पहली है, पूर्णतः मेड इन इंडिया है। तो इससे AI और सुपर कंप्यूटिंग पर आत्मनिर्भर भारत बन सकेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2026 तक 40,000 GPU मतलब होता है, देखो एक होता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक होता है GPU का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो 40,000 GPU और 1.5 बिलियन डॉलर के स्टोरेज सहित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैनात किया जाएगा और भारत की मुख्य चुनौतियों को हल करने में ये उपयोगकर्ताओं की मदद करेगा, यूजर्स की हेल्प करेगा। यहाँ पर GPU के लिए $1.69 पर आवर के लिए चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे, हाल ही में प्रसून जोशी ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक दो पलकों की छाँव में का विमोचन किया? तो प्रसून जोशी, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, तस्वीर भी अभी आप देखिएगा। इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का नाम है दो पलकों की छाँव में। ये पुस्तक लिखा है डॉक्टर हेमा जोशी ने। डॉक्टर हेमा जोशी बहुत ही फेमस शिक्षाविद है और प्रसून जोशी को आप जरूर जानते होंगे, बहुत ही फेमस ये सेलिब्रिटी हैं और इनके द्वारा अभी ये पुस्तक लॉन्च की गई। अच्छा, डॉक्टर हेमा जोशी ने ना ये प्रयागराज में पढ़ाई की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और उसी में प्रोफेसर भी हैं। ये DPhil करने वाली पहली महिला बनी थी, ठीक है ना। ये इस विभाग में इंग्लिश विभाग में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से DPhil हासिल करने वाली पहली महिला बनी थी। 36 सालों से अधिक समय तक ये इस विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से रहने वाली हैं, लेकिन अपनी इस पुस्तक में बेसिकली अल्मोड़ा और प्रयागराज में अपने जीवन के प्रति इनका जो प्रेम है, जो अट्रैक्शन है, वो इन्होंने इस पुस्तक में बताया है, दो पलकों की छाँव में। क्लियर है? तो दो पलकें इनकी अल्मोड़ा और प्रयागराज। चलिए आगे देखते हैं। पिछले दिनों में भी कुछ पुस्तकें आई थी, उनको हम लोग रिकॉल करेंगे। अभी कश्मीर 3 द पार्टीशन ऑफ ट्रायोलॉजी आई थी, मनरीत सोढ़ी सोमेश्वर की। इनकी मैंने तीनों पार्टीशन की बुक्स दिखाई थी। ये कश्मीर जो था ये तीसरा था, इसके अलावा एक लाहौर था और एक हैदराबाद था। 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी, तो तीसरा ये संस्करण कश्मीर का था। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड लीना कुमार ने लिखा है। अमृत माथुर की पिच साइड आई थी मूवी नहीं, बुक आई थी। इसके अलावा PS श्रीधरन पिल्लई, ये दोस्तों ये गोवा के गवर्नर हैं और इनकी ये 3 पुस्तक आई, हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन मीट्स एंड अंत्यप्रिया कविता काल। ड्रंक ऑन लव, ये पुस्तक आई थी विपुल रिखी की और आशुतोष अग्निहोत्री की पुस्तक आई थी कुछ अधूरे शब्द। मानसून ए पोएम फॉर लव एंड लॉन्गिंग अभय की पुस्तक है। नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड नाम की पुस्तक लिखी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और ज़रूरी सूचना, देखो SSC GD का भी एक मतलब आर्टिकल मिला था, न्यूज़ आई थी, न्यूज़ वायरल भी हो रही है, आपने ज़रूर देखा होगा। 84,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। SSC GD की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप इस एज ग्रुप में आते हो कि आप SSC GD की तैयारी कर सकते हो और उसको निकाल सकते हो, तो बहुत अच्छा मौका है। बहुत ही लो कंपटीशन रहने वाला है। अगर आप थोड़ा सा सटीक अगर आपको मार्गदर्शन मिलेगा ना, तो ये मौका आप हाथ से नहीं छोड़ोगे। कई बार क्या होता है, लोग बहुत हल्के में भी ले लेते हैं, तो बहुत हल्के में भी मत लेना। सही और सटीक मार्गदर्शन के साथ अगर आप इस पर जुटोगे तो इस भर्ती को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर सकते हो और आप बहुत ही अच्छे पोस्ट भी प्राप्त कर सकते हो। इसमें आपको CRPF, असम राइफल्स वगैरह बहुत सारी पोस्ट भी इसमें होती हैं। तो इसमें आप ज्वाइन करके एक बेहतर अपना जीवन बना सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए बैच लाया गया है आपके लिए, और इसकी जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग बैच लेना चाहते हैं, बैच ऑलरेडी लाइव है।
आप ले सकते हो और तैयारी डे 1 से कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारी क्लासेस हो भी गई हैं, तो आप जो है जब तैयारी शुरू करोगे तो आपको पुरानी क्लासेस भी ले सकते हो आप किसी भी क्लास को। तो मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंतज़ार करना होगा, आप क्लास लेना शुरू कर दीजिए, जितना भी एक दिन में ले पाइए लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस से भी शुरू कर दीजिए। तो अभी के लिए इसके लिए कूपन कोड है MJT30। MJT30 कूपन कोड अगर यूज करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा और मात्र कितना हो जाएगा, वैसे तो है 599 का, 30% अगर लेस करोगे तो हो जाएगा ये 419 के आसपास में। तो 419 में आपको सभी सब्जेक्ट कवर करता हुआ ये SSC GD का बैच मिल जाएगा। इसमें हिंदी, मैथ और उसके बाद पूरा मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ है। हिंदी भी है इसमें, मैथ भी दिया जा रहा है, GK तो दिया ही जा रहा है, बाकी सारा कुछ दिया जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल, क्योंकि SSC GD की वैकेंसी लगातार हर साल आती ही है। तो बिल्कुल आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग और पिछली परीक्षाओं के पैटर्न पर आधारित ये बैच मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए MJT ऐप का रुख करें। MJT ऐप जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। MJT ऐप आप सर्च कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पर तो भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको मिलेगा वहीं पर जगह जगह ऐप में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो किसी भी जानकारी के लिए। अगला, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सी बैकथॉर्न को GI टैग दिया गया? तो दोस्तों लद्दाख का सी बैकथॉर्न है। सी बैकथॉर्न जो है इसको दिया गया है GI टैग। ये एक फसल होती है, लद्दाख में एक फसल है और इस फसल को GI टैग दिया गया। बहुत ही अच्छी होती है ये फसल और बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्पादन होती है। आप देखो कि भारत में 90% इसका उत्पादन लद्दाख में ही होता है। लद्दाख की सबसे ज़्यादा लाभदायक फसलों में से एक मानी जाती है। तो इसको अभी हाल ही में दिया गया है GI टैग। GI टैग मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये इसलिए दिया ही जाता है जिससे कोई जो स्पेशल एरिया के जो पॉपुलर जो चीज़ें हैं उसको और पॉपुलर किया जाए, उसको ग्लोबलाइज किया जाए। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केटिंग उसकी कर दी जाती है और ब्लैक मार्केटिंग वगैरह रोकने में भी काम आता है। तो ये GI टैग मिल जाने से आप भी जान गए, हम भी जान गए और भी लोग जान गए, तो ये पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ी, मार्केटिंग इसकी बढ़ेगी, लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे, इसको खरीदना चाहेंगे, इसको कंज्यूम करना चाहेंगे, है ना। तो ऐसे ही GI टैग का ये फ़ायदा होता है। तो ये चौथा GI टैग प्रोडक्ट है लद्दाख का, सी बैकथॉर्न। ठीक है ना, ये इसका चौथा प्रोडक्ट है। इससे पहले 3 जो हैं जो GI टैग प्राप्त किए गए प्रोडक्ट हैं लद्दाख के, वो कौन कौन से हैं? खुबानी, जिसे रकत से कारपो कहा जाता है, इसके अलावा पश्मीना क्राफ्ट और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी, ये 3 पहले पा गए थे और एक को और मिल गया। तो ये चौथा प्रोडक्ट है लद्दाख का। GI टैग जब भी आए तो तुरंत आप अपने मन में बोलिएगा कि इसके लिए बिल लाया गया था 1999 में, ये बिल जाकर के 2003 में बना एक्ट, लाया गया था बिल और ये बिल बना एक्ट 2003 में। 2004 में पहला प्रोडक्ट मिला GI टैग। पहला प्रोडक्ट कौन सा था? दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय। ठीक है, तो ये 10 साल के लिए दिया जाता है हर किसी प्रोडक्ट को GI टैग। आगे कुछ और GI टैग जो रिसेंटली आए थे चर्चे में, उनको रिवीजन करेंगे। पश्मीना क्राफ्ट, ये जम्मू कश्मीर का है, इसको GI टैग मिला। याक चुरूपी को अरुणाचल प्रदेश का, इसको GI टैग मिला। भद्रवाह राजमा, रामबन सुलाई शहद, इसको मिला है। इसके अलावा राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट, मुक्सबुद्री चावल, ये सबको GI टैग मिला है। ये सब जम्मू कश्मीर के हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से जलेसर को मिला है, जलेसर धातु शिल्प को। गोवा बेबिंका और गोवा मनकुराड आम को गोवा से मिला है GI टैग। राजस्थान के कुछ प्रोडक्ट को भी वही GI टैग मिला है, जैसे बीकानेर काश्तकारी शिल्प, बीकानेर उस्ताकला शिल्प, उदयपुर कोफ्तकारी मेटल क्राफ्ट। उड़ीसा के 2 प्रोडक्ट को अभी रिसेंटली GI टैग दिया गया है, रायगढ़ा साल और काला जीरा चावल। ये सभी जो रिसेंट में मिले हैं वो हैं। ठीक है ना, वैसे तो GI टैग लगातार मिलते रहते हैं, बहुत सारे मिल चुके हैं। आगे, हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए दहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो दहान पुरस्कार जो पंजाबी साहित्य में दिया जाता है, इसको पाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? दीप्ति बबूता। कौन? दीप्ति बबूता। ये रही दीप्ति बबूता, ये बन गई हैं फर्स्ट वीमेन। कौन सा पुरस्कार पाने वाली? दहान पुरस्कार, जो कि पंजाबी भाषा में कथा पुस्तकों के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, ऐसा नहीं है कि देश में ही दिया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिया जाता है। और अभी भी इनको कहाँ पर दिया गया? इनको कोलंबिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में, कनाडा में आयोजित एक समारोह में ये दिया गया है। और इसमें पुरस्कार राशि दी गई 25,000 कैनेडियन डॉलर की, 25,000 कैनेडियन डॉलर की पुरस्कार राशि पाई हैं। इन्होंने एक लघु कथा संग्रह लिखा था, भूख इयोन साह लेंदी है, यानी कि हंगर ब्रेथ्स लाइक दिस। तो ये पुस्तक जो है
लिखा था इन्होंने और इसी पुस्तक के लिए ये मिला है पुरस्कार, ध्यान पुरस्कार, याद रहेगा। चलिए अगला, पंकज आडवाणी ने कौन सी बार IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो पंकज आडवाणी बहुत ही फेमस बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी हैं, आप जानते हो भारत के। इन्होंने अभी हाल ही में 26वीं बार, रिकॉर्ड 26वीं बार IBSF का विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये हैं पंकज आडवाणी। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि पंकज आडवाणी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो चाहे ऑप्शन में बिलियर्ड्स दिखे, चाहे ऑप्शन में स्नूकर दिखे, आप लगा दीजिएगा ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये 26वीं बार जीते हैं। और किसी को हराया फाइनल में? फाइनल में इन्होंने अपने ही देश के सौरभ कोठारी को हराया है IBSF के विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप में। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यू शब्द, जो क्यू है, ये शब्द का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे स्नूकर या बिलियर्ड से है, ठीक है। बेसिकली स्नूकर बिलियर्ड से एक ही होता है, गेंदों में फ़र्क होता है। अगला, किस IIT संस्थान ने स्टार्टअप्स के लिए भारत के पहले इनक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में IIT मद्रास ने, किसने? IIT मद्रास ने दोस्तों भारत के पहले इनक्यूबेटर सूचना प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। ये भारत का पहला इनक्यूबेटर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। IIT मद्रास ने इसे अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। बताया जा रहा है कि ये गेम चेंजर के रूप में काम करेगा। ये जो भी सिस्टम्स हैं उनकी पहचान करना, उनको कंपेयर करना, उनको एनालाइज करना, ये सब बिल्कुल आसान बना देगा ये इनक्यूबेटर जो प्लेटफॉर्म है। IIT मद्रास ने इसे लॉन्च किया है। IIT मद्रास आप जानते हो, जब भी कोई रैंकिंग आती है तो उसमें IIT बॉम्बे हो, IIT मद्रास हो, IIT दिल्ली हो, ये सभी टॉप इंस्टीट्यूशन में आते हैं। IIT मद्रास से रिलेटेड अभी ये क्वेश्चन आया था कि ये अपना ना भारत का अपना जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला परिसर खोला था। कहाँ पर खोला था? तंजानिया में। तंजानिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है, वहाँ पर इसने अपना पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला IIT संस्थान जो है, IIT जैसा परिसर खोलने वाला पहला IIT संस्थान कौन सा है? तो आप मद्रास बताएंगे। अगला, किस क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो देखो, किस क्रिकेट बोर्ड पूछ लिया गया है क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर बैन लगाने की बात की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में कौन लगा सकता है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो क्रिकेट का कंट्रोल बोर्ड हो, तो वो कौन सा बोर्ड है? वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ICC ने क्या कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर्स नहीं खेलेंगे, ठीक है। ट्रांसजेंडर पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। ये देख रहे हो, ये कौन है? ये बनी थी पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर, जो अभी रिसेंटली, मैंने 2 महीने पहले इसको क्वेश्चन को कवर कराया था। इनका नाम है डेनियल मैकगाहे। ये कनाडा की रहने वाली हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी थी। पहले तो ICC ने कहा चलो ठीक है ना, तो ये बल्लेबाज थी, हो सकता है खूब छक्के मारे होंगे लगातार, तो फिर ये कहे कि नहीं भैया अब ट्रांसजेंडर अलाउ नहीं करेंगे, नहीं तो महिलाएं जो महिला खिलाड़ी हैं वो कहेंगे हमारे साथ तो बेईमानी हो रही है। धीरे धीरे ऐसा कल्चर आ जाएगा कि हर कोई जो है ट्रांसजेंडर होने लगेगा और उसके बाद फिर क्या करेगा? वो क्रिकेटर बन जाएगा, ठीक है, और उसके बाद महिला टीम को तो ध्वस्त कर देगा। तो देखो, ट्रांसजेंडर समझ रहे हो ना क्या है? ट्रांसजेंडर मतलब देखो, ट्रांसजेंडर मतलब ट्रांसफ़र करना जेंडर। ट्रांसफ़र करना जेंडर मतलब कि पहले मेल रहा हो और उसके बाद वो अपना जेंडर चेंज करके फीमेल बन गया। अब फीमेल बनने के बाद वो क्या किया भाई? पहले क्रिकेटर था, स्किल थोड़ी ना बदलेगी, क्रिकेटर था, फीमेल जो है ये बन गई, उसके बाद जाकर फीमेल टीम में शामिल हो गई। हर कोई देश चाहता है उसकी टीम मजबूत हो। अब मान लो जैसे कनाडा में शामिल हुई, फिर कनाडा में और सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स आ गए, धीरे धीरे 11 के 11 प्लेयर ट्रांसजेंडर्स आ गए। अब ये तो समझो 11 पुरुष खिलाड़ियों को 11 महिला खिलाड़ियों की टीम से लड़ाया जा रहा है, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एक तरफा हो जाएगा मैच। इसीलिए ICC ने कहा है कि अब ये अलाउ नहीं है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं ये बात इनको इतनी देर से क्यों समझ में आई ICC को, ठीक है। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, ठीक है ना। और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और जियो फ्लार्डिस इसके CEO हैं। ICC के द्वारा अभी ICC वर्ल्ड कप आयोजित किया गया, जिसमें 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया विश्व विजेता बना। आखिरी क्वेश्चन था ये। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 क्वेश्चंस। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, डेली 4 बजे मैं देने का प्रयास करता हूँ और रात में भी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। अभी कितना बज रहा है? 00:54, यानी 1 बजने वाले हैं। तो आप लोग के लिए
इस मतलब कि ठंडी में कि कोशिश रहती है कि 4 बजे तक शार्प आपको वीडियो मिल जाए। इसके लिए हमें रात भर जगना पड़ता है। तो आप इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो पाए उतना करो। आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, चार्जेस नहीं देने हैं। जैसे दिन भर में आप 1-2 बार स्टेटस लगा ही देते हो व्हाट्सएप का, आज आप इस वीडियो का लिंक को लगा दो स्टेटस, ठीक है ना। देखना चाहता हूँ मैं आज इस वीडियो का रिस्पांस कैसा रहता है, क्योंकि मैंने आज आपसे रिक्वेस्ट करी हुई है इस प्रकार से शेयर करने की। वैसे मैं अमूमन करता नहीं हूँ वीडियो को शेयर करने का इतना फोर्सफुली, कभी कभी करता हूँ। तो आप इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल पर डेली 1-लाइनर दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर आपको PDF मिलती है। इसके अलावा कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में पहले स्थान पर कौन है, तो ये अमेरिका है, तीसरे पर भारत है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स है। आज आपको क्या बताना है, साहित्य का JCB पुरस्कार लेखक को कितने लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अभी यूपी पेट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, किसी पुरस्कार के बारे में पूछा गया था, उसकी पुरस्कार राशि कितनी होती है, तो पुरस्कार राशि भी याद रखा करो। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता कौन बन गई हैं। कल अगर आप वीडियो देखे होंगे तो दोनों क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। और बस इतना ही रखते हैं। इसकी क्विज और PDF आपको MZT ऐप पर मिलेगी, हमारे कोर्स भी आपको MZT ऐप पर मिलेंगे। बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप अपने एग्जाम के अनुसार जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।